अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके जी, लास्ट आप लोगों को पता ही होगा कि हमने क्या काम किया था। पता जल्दी से आप लोग बताएं, कल के लेक्चर में हमने क्या काम किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बेटे बोलिए। सर एग्जांपल 6.1 तक कर दिया था, बट नो इक्वेशन करनी स्टार्ट। हाँ जी, हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम एक तो ये काम जो कर रहे थे प्रीवियस वन में, दैट वाज विद विस्कस कंडीशंस। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे थे, हम इनकम्प्रेसिबिलिटी की कंडीशन भी और इनविसिबिलिटी की कंडीशन भी दोनों इम्पोज करा के फिर चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जा रहे थे। तो उसमें हमने सबसे पहले मोमेंटम इक्वेशन जो कि फ्रिक्शनलेस फ्लोज के लिए आयलर इक्वेशन थी वो देखी। आयलर इक्वेशन को फिर हमने जो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स हैं उनकी फॉर्म में, और फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की फॉर्म में देखा। और फिर फर्दर हमने अलग इक्वेशन इन स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स तो हमने एस और एन यानी कि स्ट्रीम वाइज डायरेक्शन और नॉर्मल डायरेक्शन उन कंपोनेंट की फॉर्म में हमने जो है वो फिर ड्राइव करा। ये काम हमने कल कर लिया था जी। यहाँ तक बात जो थी वो ये थी कि ये हमने जो अलग इक्वेशन सबसे पहले के जो विस्कस टर्म को नेवी-स्टोक्स इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन में से ड्रॉप करने के बाद ये बनी थी, जिसमें कैपिटल डी वी ओवर डी टी ये जो टर्म हमारे पास मौजूद थी उसे सिलेंड्रिकल और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों में हमने जो है ये इक्वेशन राइट करी। फिर अलग इक्वेशन स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट के लिए हमने दो डायरेक्शन, ये स्ट्रीम जो अलॉन्ग द फ्लो डायरेक्शन को स्ट्रीम वाइज डायरेक्शन का नाम दिया और परपेंडिकुलर टू द फ्लो को हमने नॉर्मल डायरेक्शन का नाम दिया। तो स्ट्रीम वाइज कंपोनेंट्स के अंदर हमने अलग इक्वेशन ड्राइव की। पहले स्ट्रीम वाइज डायरेक्शन हमने देखी, तो ये 6.4 बी 1 ओवर रो पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस इक्वल टू माइनस वी पार्शियल बी ओवर पार्शियल एस, ये इक्वेशन हमने ड्राइव की सबसे पहले, जो कि बता रहा था डिक्रीज इन वेलोसिटीज अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन प्रेशर एंड कन्वर्सली। ये इसके जो ये कह लें कि रिजल्ट इन वर्ड्स, इसी को हमने डिस्क्राइब किया। फिर हमने नॉर्मल डायरेक्शन के लिए वही वाला रिजल्ट ड्राइव किया, और जो कि बता रहा था कि प्रेशर इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड फ्लो फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्ट्रीम लाइन। तो जिस जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे आते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास प्रेशर जो है इंक्रीज होता चला जाता है। फिर हमने फ्लो इन अ बैंड ये एक एग्जांपल भी की, जिसमें नॉर्मल डायरेक्टेड कंपोनेंट को हमने यूज़ किया। और नॉर्मल देखने को वैसे नॉर्मल इक्वेशन ये थी 1 ओवर रो पार्शियल पी ओवर पार्शियल एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। लेकिन और अगर इस रो को परे भी ले जाए तो रो वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू पार्शियल पी ओवर पार्शियल एम था। लेकिन हम कहते थे कि नॉर्मल जो गवर्निंग इक्वेशन है उसमें नॉर्मल कंपोनेंट को यूज़ किया था, लेकिन नॉर्मल की जगह पे आर यूज़ किया। तो असल में ये जो डायरेक्शन थी इसमें ये जो चूँकि सर्कुलर बैंड था तो सर्कुलर बैंड में नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो रेडियल डायरेक्शन में बन रही थी, इस वजह से पार्शियल पी ओवर पार्शियल आर को यूज़ किया गया था। इसको यूज़ करते हुए हमने एक एग्जाम्पल को सॉल्व भी किया जी। दैट वाज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस पार्ट। ये प्रीवियस पार्ट का एक इंट्रोडक्शन है। यहाँ तक बात क्लियर है जी आप लोगों को? वो मेरी आवाज इससे पहले आप लोगों को आ रही थी? ये माइक मैंने साइड पे रखा हुआ था, जरा दूर था थोड़ा सा, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम आवाज आ रही होगी उस टाइम आप लोगों को।
ओके हाँ जी, अब तो आ रही है आवाज। वेल ओके, ये माइक थोड़ा सा दूर रखा हुआ था, शुक्र है कि आवाज आ रही थी आप लोगों को। वेल जी, नाउ इट्स आवर मेन टॉपिक ऑफ द डे। अच्छा, कल का जो लेक्चर है आप लोगों को वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो गया होगा, वो मैंने अपलोड कर दिया था, वो आप लोगों ने शायद देखा भी हो आज। वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको जो है ना ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दिया था लेक्चर को, कल वाले को, जो यहाँ तक था। अब है जी बर्नौलीज इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ आयलर्स इक्वेशन अलोंग अ स्ट्रीम लाइन फॉर स्टेडी फ्लो। हम बर्नौली इक्वेशन ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ आयलर्स इक्वेशन से। कंपेयर टू द विस्कस फ्लो इक्विवेलेंट्स, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ज़रा जूम कर लो सो दैट कि आप लोगों को इजीली नज़र आ जाए। Compared to the viscous flow equivalents, the momentum or Euler equation for incompressible inviscid is simpler mathematically, but solution in conjunction with a mass conservation equation still presents formidable difficulties in all but the most basic flow problems. वो कह रहा है कि बहुत सारी जगहों पे तो अगर हम देखें कि अब जो सिनेरियो जिसमें हमने इनको राइट कर लिया है इक्वेशंस को इनकम्प्रेसिबल सिचुएशंस में, या फिर यूं कह लें कि सिंपलर रिलेटेड फॉर्म्स में, चाहे वो मोमेंटम इक्वेशन हो चाहे जो है वो अदर इक्वेशन, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली क्या है, डिफिकल्ट है। वन कन्वीनियंट अप्रोच फॉर अ स्टेडी फ्लो इज टू इंटीग्रेट आयलर्स इक्वेशन अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। तो इसमें एक सिंपलेस्ट वे ये भी यूज कर सकते हैं कि जो आयलर इक्वेशन हमने ड्राइव की है इसको हम इंटीग्रेट कर लें। वी विल डू दिस बिलो यूजिंग different mathematical approaches and will result in the Bernoulli equation। हम वो कह रहा है कि इसमें क्या करेंगे, हम इसको मैथमेटिकल अप्रोच यूज करेंगे और यूं कह लें कि बर्नौलीज इक्वेशन आयलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और बर्नौली इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 4.4 में भी बर्नौली इक्वेशन ड्राइव की गई थी। अच्छा, ये याद रखें, एक दफा बर्नौली इक्वेशन हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं बाय स्टार्टिंग विद द डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम, क्योंकि उस चैप्टर में हम डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे थे। टू एडिशनल डेरिवेटिव्स विल गिव अस मोर इनसाइट इनटू रिस्ट्रिक्शंस इनहेरेंट इन यूज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ये आर्टिकल 4.4 आपको एक में दिखा देता हूँ, जहां पे हमने इससे पहले भी इसको बर्नौली इक्वेशन को ही ड्राइव किया है। ये रहा डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस जिस वक्त हम कर रहे थे, तो इसको जिस वक्त हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे ये देखें, ये इक्वेशन जो आई थी दैट वाज, बल्कि इसके बाद हमने एक बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स भी दिए थे कि ये जो हमने ड्राइव की थी दैट वाज मोस्ट फेमस इक्वेशन, परहैप्स द मोस्ट फेमस इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स, द बर्नौली इक्वेशन। ये बर्नौली इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव की थी डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस के जरिए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अयलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करके बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, बल्कि बर्नौली इक्वेशन को खुद भी हम यहाँ पे हो सकता है 2 से 3 बार ड्राइव करें यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस एज वेल। ओके जी, ये हम इसको बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करने लगे हैं स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए। किसको यूज करते हुए? स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स। जी, आप लोगों में से अगर कोई साथ साथ मैंने आप लोगों को अलाउ कर दिया है, कुछ पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकेंगे दरमियान में ना। अयलर इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो अलोंग अ स्ट्रीमलाइन, तो ये पहले वो फॉर्म लिखी है। हमने दो तरह की अयलर इक्वेशन ड्राइव की थी, अगर आप लोगों को याद हो स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, एक अलोंग स्ट्रीमलाइन, एक नॉर्मल टू द स्ट्रीमलाइन। अलोंग स्ट्रीमलाइन में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस थे, नॉर्मल टू द स्ट्रीमलाइन में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन थे, ठीक है ना।
तो ये इक्वेशन थी जी -1 ओवर रो पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस माइनस जी पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस इज इक्वल टू वी पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस। अच्छा, ये अगर मैं आप लोगों को इक्वेशन दिखा सकूं, वो ये वाली इक्वेशन लिखी है, ठीक है ना, ये 6.4a देखने में ये वैसी ही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ। उसने लिखा है -1 ओवर रो पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस माइनस जी पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस इज इक्वल टू वी पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस। इस पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी को नहीं लिखा, ड्राइव जब की थी तो तब पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी भी था, लेकिन जब स्टडी कंडीशन अप्लाई करवाएंगे तो स्टडी कंडीशन की वजह से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से भाई वो आप लोगों को टाइम डेरिवेटिव वहां पे नजर नहीं आ रहा। जी, यहाँ तक बात क्लियर है आप तमाम लोगों को कि ये क्वेश्चन क्या मतलब कहाँ से आई है, क्यों लिखी है मैंने? और ठीक है ना, 6.4a में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी वाली टर्म नहीं लिखी हुई, और उसकी रीजन भी क्या है, उसकी रीजन सिर्फ इतनी सी है कि स्टडी कंडीशन हम जो है वो अज्यूम कर रहे हैं। इफ अ फ्लूइड पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस ds along a streamline, अगर फ्लूइड पार्टिकल ds डिस्टेंस मूव करता है तो देखें अलोंग स्ट्रीम लाइन है तो तमाम की तमाम चेंजेस अलोंग स्ट्रीम लाइन है, तो इसका मतलब वो एस पे ही डिपेंड कर रहा है। तो डी पी जो होगा उसको कह सकते हैं पार्शियल पी और पार्शियल एस डी एस, डी जी कह सकते हैं पार्शियल जी और पार्शियल एस डी एस, और डी वी को कह सकते हैं पार्शियल वी और पार्शियल एस डी एस। अच्छा, अब देखें आप यहां से इन टर्म्स को देखें और इस इक्वेशन को देखें, इन सब में पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस भी है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस भी है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस भी है, ये वाली टर्म मौजूद है, लेकिन साथ में डीएस नहीं है किसी के भी। 6.6 को देखें और इन टर्म्स को देखें, तो हम क्या करते हैं भाई, इस 6.6 को सारियों को डीएस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों साइडों को। इसको डीएस से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, इसके साथ भी यहां पे भी डीएस यहां पे भी आ जाएगा, डीएस इसके साथ भी आ जाएगा और डीएस इसके साथ भी आ जाएगा। अब ये पार्शियल वी और पार्शियल एस डीएस मिलके ये डी वी बन जाएगा, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एस डीएस मिलके ये डी जी बन जाएगा वो नीचे वाले डेफिनेशन के मुताबिक, और पार्शियल पी और पार्शियल एस डीएस मिलके ये डी पी ओवर डी एस, सॉरी ये डी पी बन जाएगा। ये मतलब ये वाली डेफिनेशन तीनों की तीनों हमने क्या कर ली, यूज कर ली। और क्लियर है बात यहाँ पे? वेल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 ओवर रो डी पी माइनस जी डी जी इज इक्वल टू वी डी वी, जो कि ये लिखी हुई है। उसने डायरेक्ट लिख दिया, मतलब डीएस से मल्टीप्लाई करवाए बगैर, ये उसने यहाँ पे लिख दिया कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय डीएस वी कैन राइट, वेल डीएस से मल्टीप्लाई करवा के फिर हम ये राइट कर सकते हैं। ओके, अब माइनस जीपी डी पी ओवर रो माइनस जी डी जी इज इक्वल टू वी डी वी, ये जो चीज़ है इन सारियों को पहले एक साइड पे ले शिफ्ट कर लिया हमने, इक्वल टू 0। ये दोनों नेगेटिव थी ना, इनको भी परे ले गए, यूं कह लें सारी पॉजिटिव हो गई। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटेग्रल डी पी ओवर रो प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, और बिफोर 6.7 जो है ये इसको अप्लाई करने से पहले रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द डेंसिटी हम देखते हैं। फॉर अ स्पेशल केस अगर हम इनकम्प्रेसिबल लें तो डेंसिटी कांस्टेंट आ जाएगी रो, इनकम्प्रेसिबल में रो बाहर आ जाएगा तो इंटेग्रल डी पी क्या आ जाएगा पी, तो पी ओवर रो प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये क्या चीज है, ये वही चीज है जो कि बर्नौलीज इक्वेशन थी, जो कि क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है। जी, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आपने, अब ये रिस्ट्रिक्शन स्टडी इनकम्प्रेसिबल, ये रिस्ट्रिक्शन हमने अप्लाई करवाई हैं, ये आपने स्टार्ट में लिखनी है। अगर आप लोगों को आ जाए कि बर्नौलीज इक्वेशन अलोंग स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने ड्राइव करनी है, तो फिर आपने ये वाली रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले लिखनी है, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करना है। मतलब आपने यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लेके फिर कंपोनेंट चलाना है, फिर एलर इक्वेशन लेके चलनी है। जी, यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं जल्दी से।
ओके, कोई इशू नहीं। रिस्ट्रिक्शन वाली बात दोबारा बता दें। हाँ जी, रिस्ट्रिक्शन सुन लें बेटे। मैंने कहा कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो कि अंडर दीज कंडीशंस हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कंडीशन हमेशा ना पहले लिखते हैं। आप ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ आके मैंने कहा कि इनकम्प्रेसिबल है तो रो कांस्टेंट, भाई ये बातें हम पहले लिखेंगे। हमें पता हो कि हम जो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं या इसको डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये सारी की सारी डिस्कशन अंडर दीज रिस्ट्रिक्शंस होगी। मतलब इन पैरामीटर्स को फॉलो किया जाएगा, या इन चीज़ों का या इन बातों का ख्याल रखा जाएगा थ्रू आउट द डिस्कशन। ठीक है। अच्छा, द बर्नौली इक्वेशन is probably the most famous and abused equation in all of the fluid mechanics. सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और सबसे ज़्यादा जो फेमस इक्वेशन है बर्नौली इक्वेशन है। इट्स ऑलवेज टेम्पटिंग टू यूज। और बर्नौली इक्वेशन के बाद मोस्ट फेमस कौन सी है? ये एक आर्टिकल में एक इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, तो हमने कहा था कि वो वाली इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा अहम है आफ्टर बर्नौली इक्वेशन। कोई बताएगा नाम उसका? एक इक्वेशन हमने ड्राइव की, तो उस दिन जब हमने वो इक्वेशन ड्राइव की थी, तो उसके बाद भी हमने कहा कि आज हमने बड़ी फेमस इक्वेशन ड्राइव की है, लेकिन उसके ब्रैकेट के अंदर लिखा होता आफ्टर बर्नौली इक्वेशन के। बर्नौली इक्वेशन के बाद ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है, बहुत ज्यादा फेमस इक्वेशन है, गवर्निंग इक्वेशन, बड़ी जबरदस्त यूज होने वाली इक्वेशन है। नाम बताएगा कोई इसका? कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ आप लोगों के। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जहाँ पर ड्राइव की थी ना, वहां पे जाकर चेक कीजिएगा, ये फिक्रा वहां पे यूज किया था हमने। ओके, it is always tempting to use because it's simple algebraic equation for relating the pressure, velocity and elevation in a fluid. तो ये जो प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट का एक बड़ा ज़बरदस्त एक रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द लिफ्ट ऑफ विंग एरोडायनेमिक्स। ग्रेविटी टर्म is usually negligible. So equation 6.8 indicate whether the velocity is relatively high, the pressure must be relatively low, and whatever the velocity is relatively low, the pressure must be relatively high, generating substantial lift. ये वही उसका असूल उसने बता दिया कि इवन के जो लिफ्ट है, लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन है, एरोडायनेमिक्स की जब ये बात हो रही होगी, मतलब एयर की बात हो रही होगी, तो उस वक्त एरोडायनेमिक्स में जो लिफ्ट रूल्स हैं वहाँ पे भी यही वाला ये वाली कोई ड्राइव होती है, मतलब यूज हो रही होती है कि हमें पता है कि व्हेन प्रेशर इज हाई वेलोसिटी विल बी लो। तो विंग्स के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी को हाई रखना पड़ता है ताकि प्रेशर लो, और उसके नीचे इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है कि वेलोसिटी कम और ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा हो, ताकि ऊपर प्रेशर जो है वो लो हो जाए, नीचे प्रेशर हाई हो जाए। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स जो है लगती हुई महसूस होगी, जिसकी वजह से वो उसको एरोप्लेन्स या एयरप्लेन के विंग्स जो हैं उसको ऊपर की तरफ एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती हुई महसूस हो रही होगी। इसी को हमने लिफ्ट का नाम भी दिया था कि इससे हमें जो अपवर्ड लिफ्ट है उसका फायदा, बेनिफिट मिलता है। Equation 6.8 indicates that in general, if the flow is not considered in the same way, if the particle increases in the elevation, moves into the higher pressure, it will tend to decelerate velocity. कि high elevation पे pressure increasing and velocity will be decreasing. This makes sense from the momentum point of view. ये अब उनका आपसी एक रिलेशन की उसने जस्ट एक बात की हुई है कि ये बर्नौली इक्वेशन जो है वो हमारे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि बर्नौली इक्वेशन के ऊपर आ रही होती है। अभी हमने बर्नौली इक्वेशन ड्राइव की यूजिंग Euler इक्वेशन इन स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स। अब हम बाय इंटीग्रेटिंग Euler इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, लेकिन यूजिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाली कौन सी इक्वेशन थी भाई? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाली वो इक्वेशन थी जो हमने सबसे पहले आर्टिकल में इस चैप्टर के पढ़ी, ये वाली।
ये भी तो एलर इक्वेशन थी ना, रो को उसने परे लिखा है तो रो रो से कैंसिल आउट हो गया, और डेल पी की जगह पे डेल पी ओवर रो, 1/रो डेल पी। तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में, ये जो कंपोनेंट फॉर्म है ना, ये वहां पे अब लिखे हुए हैं। और ठीक है ना, समझ आ रही है ना आप लोगों को? साथ साथ बताते रहा आखिर तक, मुझे पता चलता रहे आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, the vector form of Euler's equation can also be integrated along a streamline। जो 6.1 Euler इक्वेशन है, यानी कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली इक्वेशन थी, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर स्टेडी फ्लो, Euler's equation in rectangular coordinates can be expressed as dv/dt। इसको मैं आखिरी वाले को पढ़ रहा हूँ सिर्फ, माइनस डेल पी ओवर रो माइनस जी के। वैसे तो यहाँ पे माइनस जी लिखा हुआ, जी सिर्फ लिखा हुआ नजर आना था, लेकिन माइनस जी के इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि बाकियों को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म लिखी है उसकी। फॉर स्टेडी फ्लो, क्योंकि ग्रेविटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो कि के कंपोनेंट है। फॉर स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय, स्टेडी फ्लो के लिए ऑब्वियसली v जो है वो वेलोसिटी फील्ड है, दैट में डिपेंड अपॉन x y z एंड t। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्टडी की बात कर रहे हैं, तो स्टडी की बात हो रही है, तो टेम्परेचर पे सॉरी टाइम पे ये डिपेंड नहीं करेगी। तो टाइम कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है, या टाइम कोऑर्डिनेट को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। द स्ट्रीम लाइंस आर द लाइंस drawn in the flow field tangent to the velocity vector at every point। अब स्ट्रीमलाइन कौन सी लाइन है? स्ट्रीमलाइन वो लाइन है जो कि टेंजेंट टू द वेलोसिटी होती हैं, वेलोसिटी वेक्टर होती हैं। रिकॉल अगेन दैट फॉर द स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन कोइंसाइड्स। ये भी हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइंस जो है वो इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं, मतलब सेम होते हैं। द मोशन ऑफ The motion of particle along the streamline is governed by equation 6.9। तो 6.9 के जरिए कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल dt द पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ds along the streamline। और टाइम dt के दौरान उसका जो जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, दैट इज ds। if we take the dot product of the terms with the displacement, अब वो वही काम कर रहा है दोबारा से जो कि हमने पिछले उसमें किया है। कैसे देखें, डेल पी है ना, जो डेल पी दरअसल हमारे पास पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल पी ओवर पार्शियल जी है। और यहाँ पर ये रहा पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल पी ओवर पार्शियल जी है, और आई जे के इसके साथ यूनिट वेक्टर्स है। अच्छा, ये जो टर्म्स आई है ना, वी डॉट डेल वी इंटू डी एस, ये कैपिटल डी वी ओवर डी टी के जो कंपोनेंट्स थे, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी, टी वाला कंपोनेंट खत्म करके बाकी जो बचे थे, इसका नाम वी डॉट डेल इंटू वी है। तो वी डॉट डेल इंटू वी, इसके साथ भी डी एस को मल्टीप्लाई कर लिया, -1/रो डेल पी डॉट डी एस भी, और जी के साथ भी डी एस। अब क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को लिख के यहाँ पे एक बार जाएं भूल, क्यों बोला? अब इसी इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स हैं, उन सारी टर्म्स के आंसर्स हम अलग-अलग फाइंड आउट करेंगे और दोबारा इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करने जाएंगे। मतलब 6.10 है ना, इसके सारे कंपोनेंट की वैल्यूज अलग से हम फाइंड आउट करेंगे पहले, और जैसे उन तमाम की वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी, हम क्या कर लेंगे, उसको जो है, जो इनके आंसर्स बनेंगे वो वाले आंसर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता लिया है, आप लोगों में से अब मुझे नहीं पता कि कौन कैंडिडेट है। वीडियो आप लोगों ने नहीं ऑन करनी किसी ने भी। आमना जावेद है, उन्होंने वीडियो ऑन की हुई थी।
ओके, ds इज इक्वल टू dxi प्लस dyj प्लस dzk। अब ds को एक्सप्रेस कर दिया वेक्टर फॉर्म में, कि वेक्टर फॉर्म में ds क्या है, ये dxi है, dyj है प्लस dzk है। अच्छा, फिर नो वी इवेलुएट ईच ऑफ थ्री टर्म्स। अब इन तीनों को, यानी कि वी डॉट डेल इंटू वी डॉट डी एस, इसको वैल्यू को, इस दूसरी को और तीसरी टर्म को, तो -1 ओवर रो डेल पी डॉट डी एस, इसको वैल्यूएट करते हैं पहले। तो डेल पी क्या है, पार्शियल पी और पार्शियल एक्स, पार्शियल पी और पार्शियल वाई, पार्शियल पी और पार्शियल जी, उसको डॉट प्रोडक्ट डी एक्स के साथ लेंगे, तो पार्शियल पी और पार्शियल एक्स डी एक्स, पार्शियल पी और पार्शियल वाई डी वाई, पार्शियल पी और पार्शियल जी डी जी, इस सारे का नाम बन गया डी पी। तो माइनस डी पी ओवर रो बन गया। ओके, एंड माइनस जी के डॉट डी एस है, जी के का डॉट प्रोडक्ट अब डी एस के साथ लेंगे, तो डी एस क्या है, डी एक्स आई डी वाई जे और डी जी के। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, जे कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, के कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई होगा, तो जी और डी जी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी। ओके, ये आ गया जी माइनस जी डी जी। अब रह गया ये वी डॉट डेल वी डॉट डी एस। अब इसको सॉल्व करने से पहले ना एक वेक्टर आइडेंटिटी लगाई है कि वी डॉट डेल इंटू वी जो है उसको वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ डेल इंटू वी डॉट वी माइनस वी क्रॉस डेल क्रॉस वी, इस फॉर्म से लिखा जा सकता है। वेक्टर आइडेंटिटी यूज की है। दरअसल वो वेक्टर आइडेंटिटी यूज करने के बाद ये वाली उसने कहा कि ये वेक्टर आइडेंटिटी हमने यूज करी है। इसी पेज के बॉटम पे उसने वेक्टर आइडेंटिटी लिख भी दी है। अच्छा, इसमें अब मामला ये है कि दो मुख्तलिफ जो टर्म्स है ना वो जनरेट हो गई। अब दो मुख्तलिफ अगर टर्म्स आ गए हैं तो वी क्रॉस डेल क्रॉस वी आ गए। अब वी क्रॉस डेल क्रॉस वी जब आएगा हमारे पास, इसमें जो ये वाले टर्म है, लास्ट टर्म जो है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि ये यहाँ पे उसने बताया भी कि इसी को थोड़ा सा डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल हैं, तो इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस वी डॉट वी क्रॉस डी एस। तो वी और डी एस एक दूसरे के हमारे पास क्या हैं कि पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो इस वजह से ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लास्ट टर्म जो हमारे पास है वो 0 होगी, तो सिर्फ बच गई तो हाफ ऑफ डेल इंटू वी डॉट वी। अब वी डॉट वी क्या है, वी स्केयर है, तो हाफ ऑफ डेल ऑफ वी स्केयर, तो हाफ डेल वी स्केयर क्या बन गया, उसकी वैल्यू ये है। तो हम इवेल्युएट कर रहे थे वी डॉट डेल इंटू वी को, तो वी डॉट डेल इंटू वी डॉट डी एस, ये जो चीज़ थी उसको पहले वेक्टर आइडेंटिटी के यूज से टू डिफरेंट टर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया। अब फिर जब उन दोनों टर्म्स को हम देख रहे थे तो उन दोनों टर्म्स में से सेकंड टर्म जब 0 हो गई तो एक ही टर्म बच गई दोबारा, हाफ डेल ऑफ वी स्केयर डॉट डी एस। तो हाफ डेल ऑफ वी स्केयर क्या बन गया, आई पार्शियल वी स्केयर ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल वी स्केयर ओवर पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल वी स्केयर ओवर पार्शियल सी। ओके, डी एस उसी तरीके से हमने डी एक्स आई डी वाई जे और डी जी के राइट कर दिया। अब आयत कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आयत कंपोनेंट आयत से मल्टीप्लाई, जेत कंपोनेंट से मल्टीप्लाई और केत कंपोनेंट केत से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास चीज आ गई। अब इस सारे के अंदर मैं देखूं अगर, तो ये भी डी ऑफ वी स्केयर बन गया, तो हाफ डी ऑफ वी स्केयर। तो मेरे पास
जो ये इक्वेशन थी ये वाली v डॉट डेल इंटू वी डॉट डी एस, इसकी वैल्यू भी आ गई है। 1/रो पार्शल p डॉट डी डेल p डॉट डी एस, इसकी वैल्यू भी आ गई है। g के डॉट डी एस की वैल्यू भी आ गई। अब तीनों की वैल्यूज उठा के substituting these three terms into equation 6.10, इन तमाम वैल्यूज को वहां से उठाया और 6.10 के अंदर क्या कर दिया जी, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 6.10 के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद डेल पी ओवर रो प्लस हाफ डी वी स्क्वायर प्लस जी डी जी इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ये इक्वेशन बनी है, और इसमें जिस वक्त हम इनकम्प्रेसिबिलिटी वाली कंडीशन लेके आएंगे, डेंसिटी कांस्टेंट आ जाएगी, वो बाहर आएगी, तो डेल डी पी की इंटीग्रेशन पी बच जाएगी। तो पी ओवर रो प्लस वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी वही उसी टाइप की वक्त है। एज एक्सपेक्टेड वी सी दैट द लास्ट टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। जाहिर है दोनों आइलर इक्वेशन थी, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी, लेकिन थी तो आइलर इक्वेशन थी, तो उनको इंटीग्रेट करने से हमने बर्नौली इक्वेशन ड्राइव कर ली। और आखिर में फिर वही बात आ गई है, द बर्नौली इक्वेशन ड्राइव्ड यूजिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इज स्टिल सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि स्टडी, इनकम्प्रेसिबल, फ्रिक्शनलेस एंड अलोंग स्ट्रीमलाइन। जी, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? स्टैटिक, स्टैग्नेशन एंड डायनामिक प्रेशर। अच्छा, इसके ये मैं साथ साथ रीड करते जाऊंगा, इसी दौरान आप लोग ना ये जो रिमेनिंग 6 मिनट्स हैं, इसके दौरान दौरान अपनी अटेंडेंस इस फर्स्ट मीटिंग के लिए सेपरेट से भी आप लोग मार्क कर देंगे, वो चैट में सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अपनी अटेंडेंस साथ ही पुट करते रहिएगा। द प्रेशर P which we have used in driving the Bernoulli equation, जो प्रेशर P बर्नौली इक्वेशन के दौरान हमने यूज किया, इज थर्मोडायनेमिक प्रेशर, इट इज कॉमनली कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। वो कह रहा है कि जब हम बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन कर रहे थे, या फिर जो सारा प्रोसेस, सारा खेल खेल रहे थे, जिस वक्त हमने बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव किया अल्लर इक्वेशन से, तो इस दौरान जो प्रेशर यूज किया गया है दैट वाज थर्मोडायनेमिक प्रेशर, और उसको हम एक स्पेशल नेम यानी कि स्टैटिक प्रेशर से डिनोट करते हैं या कर सकते हैं। अच्छा, the static pressure is the pressure experienced by the fluid particle as it moves. स्टैटिक प्रेशर क्या है? फ्लूइड पार्टिकल जब वो मूव करना शुरू करता है तो उस वक्त जो फेस कर रहा होता है। वी हैव आल्सो स्टैग्नेशन एंड डायनेमिक प्रेशर व्हिच वी विल डिफाइन शॉर्टली। हाउ डू वी मेजर द प्रेशर इन फ्लूइड इन मोशन? अच्छा, वो कह रहा है कि अब हम स्टैटिक, डायनेमिक और स्टैग्नेशन, इन तमाम प्रेशर्स की वैल्यूज को अभी हम डिफाइन भी करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। In section 6.2, we showed that there is no pressure variations normal to the straight streamline. This fact make it possible to measure the static pressure in a flowing fluid using a wall pressure tap placed in a region where the flow streamlines are straight as shown in figure 6.2a. अच्छा, ये हमारे पास लेट सपोज दरमियान में कहीं पे प्रेशर टैप है और फ्लूइड फ्लो कर रहा है बिटवीन इन अ सम चैनल।
उसमें हम फाइंड आउट करें। प्रेशर टैप इज अ स्मॉल होल ड्रिल्ड केयरफुली इन अ वॉल विद इट एक्सेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये ऐसा एक सुराख है जो प्रेशर टैप है, जिसको कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस इसको ड्रिल किया गया होता है इसके अंदर, जो भी लेट्स सपोज पाइप है या फिर जहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है वॉल में। If the hole is perpendicular to the duct wall and free from burrs, accurate measurement of static pressure can be made by calculating the tap of suitable pressure measuring instrument. तो इसके अंदर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा के इसके अंदर इसके अपने कोई वो जो है फ्रिक्शनल इफेक्ट्स ना हो, इसके अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रही हो, डिस्टर्ब कर रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर डिप्लॉय करके हम प्रेशर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। In a fluid stream far from the wall where the streamlines are curved, accurate static pressure measurement can be made by carefully use of static pressure probe as shown in figure. अच्छा, स्टैटिक प्रेशर प्रोब्स क्या होते हैं, या फिर जब जहां पर बेंट आ रहे हों, ठीक है ना, वहां पर हम कैसे कह रहा है कि स्टैटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। सच प्रोब मस्ट बी डिजाइंड सो दैट द measuring holes are placed correctly with respect to the probe tips and stem to avoid erroneous results. In use of measuring sections must be aligned with the local flow direction। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं कि हम टू डिफरेंट होल्स यहाँ पर जनरेट कर देते हैं जहाँ से फ्लूइड जो है, या फिर यूँ कह लें कि जो फ्लो जो है वो इससे दाखिल हो सके या फिर जो है वो खारिज हो सके, फ्लूइड फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके साथ फिर क्या करते हैं, जिसमें से जब इजीली फ्लूइड फ्लो आ जा सकता होगा तो फिर इसके साथ कोई भी मैनोमीटर जो है वो यानी कि ऐसे होल्स होते हैं जिसके अंदर से इजीली फ्लूइड फ्लो कर सके, तो इसके साथ जो भी मैनोमीटर अटैच किया जाएगा वो एग्जैक्ट फ्लो जो मेजरमेंट्स हैं वो हमें दे रहा होगा। स्टैटिक प्रेशर probes such as shown in figure and in variety of other forms are available commonly in size as small, और ये बहुत छोटे छोटे इस मतलब इतने डायमीटर के पाइप्स के साइज में भी कह रहा है कि हमारे पास अवेलेबल है। स्टैग्नेशन प्रेशर, अब वो था स्टैटिक प्रेशर। स्टैग्नेशन प्रेशर इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ flowing fluid is decelerated to a zero speed by frictionless process। के स्टैग्नेशन प्रेशर कहाँ पे होता है, ये उस वक्त अपना रोल प्ले करता है जिस वक्त हमारे पास क्या है, फ्लूइड फ्लो करते हुए लोकल फील्ड वेलोसिटी क्या हो जाए, लोकल वेलोसिटी फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, या फिर लोकल वेलोसिटी जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाए, तो उस वक्त जो प्रेशर होगा दैट विल बी स्टैग्नेशन प्रेशर। For incompressible flow, the Bernoulli equation can be used to relate changes in speed and pressure along the streamline such as a process। तो अच्छा, ये यहाँ पे आ गया कि हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए जब जहाँ पर हमारे पास जो है वो अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन हो, जहाँ पर एलिवेशन डिफरेंसेस ना हो, जहाँ पर हाइट इशू ना हो, वहाँ पर जो इक्वेशन है बर्नौली इक्वेशन वो ये फॉर्म ले लेगी।